हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रीच अप स्टडी पर। चलिए दोस्त, हम लोग आज फिर से नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आए हैं। इससे पीछे वाला वीडियो में हम लोग मुख गुहा तक पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार हम लोग भोजन को मुख गुहा में रखते हैं। तो भोजन का पाचन जो है सर्वप्रथम मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है ना। यानी हम लोग भोजन को मुख गुहा तक देख लिए थे। और भोजन को पचाने में क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं, जो लार ग्रंथि से स्रावित होता है, वह भोजन को पचाने में मदद करता है, जो वसा और कार्बोहाइड्रेट को है ना आधा अधूरा पचाता है। ठीक है। और इस प्रकार जो हमारा मुंह में है आधा अधूरा जो भोजन पचा हुआ होता है, उस भोजन को हम लोग बोलस कहते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है बुआ। तो जो लार से जो मुंह में सना हुआ भोजन होता है, उस भोजन को हम लोग बोलस कहते हैं। ठीक है। चलिए अब उससे हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है बुआ। तो उससे आगे है ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी। तो देखिए पहले हम लोग लोकेशन देखते हैं कि हम लोग को यह पाचन तंत्र में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बुआ कथी के बारे में देखे थे? मुख गुहा के बारे में देख चुके हैं। ठीक है। किसके बारे में? मुख गुहा के बारे में हम लोग देख चुके हैं। यहाँ से मुख गुहा के बारे में देख चुके हैं। ठीक है। तो मुख गुहा में हम लोग दांत के बारे में भी देख चुके हैं, जीभ के बारे में भी देख चुके हैं, और जो ग्रंथि होता है लार ग्रंथि, उसके बारे में देख चुके हैं। ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं, उससे जस्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना। इसमें जो ट्रैक है, इस ट्रैक में हम आगे बढ़ेंगे तो जस्ट मुख गुहा से आगे क्या है? ग्रसनी। और ग्रसनी जो होता है बुआ, वह यहाँ पर होता है। इस भाग को हम लोग कथी बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है। ग्रसनी बोला जाता है। और जस्ट ग्रसनी से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यह जो भाग है दिख रहा है, यह पाइप नुमा संरचना, इसको हम लोग ग्रास नली कहते हैं। ठीक है। ग्रास नली बोलते हैं। ठीक। चलिए तो अब देखिए हम लोग अब आगे देख रहे हैं क्या? ग्रसनी, है ना। ग्रसनी। तो देखिए ग्रसनी जो होता है बुआ, वह जस्ट किसके बाद होता है? जो हमारा मुख गुहा होता है, जस्ट मुख गुहा के अगला जो भाग है क्या है? वह ग्रसनी होता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग ग्रसनी के बारे में हल्का सा देखते हैं बुआ कि ग्रसनी। ठीक है। देखिए तो मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रसनी कहते हैं। ठीक है। ग्रसनी यानी यहाँ तक जो हम लोग देखे थे, इसको मुख गुहा कहते हैं। और जस्ट मुख गुहा के जो बाद वाला भाग है, उसको हम लोग कथी बोलते हैं? उसको हम लोग ग्रसनी कहते हैं। ठीक है। उसको हम लोग ग्रसनी कहते हैं। अब देखिए ग्रसनी कहते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए ग्रसनी जो होता है, ग्रसनी में दो प्रकार के छिद्र होते हैं। ठीक है। तो इसमें दो छिद्र होते हैं। किसमें? ग्रसनी। ग्रसनी में बुआ दो छिद्र होता है। जैसे कि यदि हम बात करेंगे कि मान लीजिए यहाँ से जो मुंह वाला आया है ना, और यहाँ से मुंह का पाइप है, समझ लीजिए। ठीक है। और ऊपर से आया क्या? यहाँ से हवा जो हम लोग सांस लेते हैं, जो नाक से, वो वाला पाइप मान लेते हैं यहाँ से आया। ठीक है। और इस प्रकार से ऐसे आगे आता है। ठीक है। और इस प्रकार से बुआ जो आगे होता है, या दो भाग में ऐसे खुल जाता है। ठीक है। ऐसे, ठीक इस प्रकार से ऐसे खुल जाता है। और यह जो भाग है, यह वही धीरे धीरे आगे चल करके क्या होता है? आगे ऐसे, है ना, आमाशय में आकर खुलता है। ये आमाशय होता है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जिस प्रकार आएंगे, तो यह जो भाग हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बुआ आपका ग्रसनी। जो यह भाग है, इस वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाला भाग को हम लोग ग्रसनी बोलते हैं। तो यही बात है कि ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? दो छिद्र होते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला छिद्र यहाँ से दिख रहा है कि इधर आ गया, है ना, इस टाइप से, और दूसरा छिद्र आ गया, इधर आ गया, इस टाइप से। ठीक है। तो यही जो होता है, दो छिद्र होता है ग्रसनी में। ठीक है। यह जो भाग है, यह मुंह वाला भाग है ना, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और ऊपर जो है वह नाक वाला भाग है, नासिक वाला भाग है। ठीक है। तो इस रास्ते से क्या आता है? हवा आता है, जो हम लोग सांस लेते हैं। और इस रास्ते से क्या आता है? जो हम लोग खाना खाते हैं उसको, है ना, अंदर प्रवेश कराते हैं। और दोनों जो मिलता है, जो इधर से जो हवा आता है सो, और जो भोजन आता है सो, दोनों जो मिलता है, उस मिलने वाला स्थान को क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी। और यह जो ग्रसनी होता है बुआ, वह आगे चल के दो भाग में क्या होता है? बंट जाता है। दो छिद्र होता है ग्रसनी में।
क्या होता है कि एक जो छिद्र होता है बुआ, एक छिद्र को हम लोग बोलते हैं निगल द्वार और दूसरा को बोलते हैं कंठ द्वार। ठीक है, एक जो हो गया छिद्र उसको बोलते हैं निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार। ठीक है, तो अब देखिए जो निगल द्वार होता है वह कहाँ, वह ग्रास नली में खुलता है। इसका मतलब निगल द्वार कौन हो गया, यह हो गया निगल द्वार, क्योंकि ग्रास नली इसको बोलते हैं। यह जो पाइप है क्या है, यह ग्रास नली है। ठीक है, तो यह जो पाइप हो गया ग्रास नली हो गया और यही ग्रास नली धीरे धीरे आता है तो क्या होता है, ग्रास नली आमाशय में यानी पेट में आकर के खुलता है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए जो निगल द्वार हो गया कहाँ खुलता है, वह ग्रास नली में खुलता है, और जो कंठ द्वार हो गया वह कहाँ खुलता है, वह श्वास नली में खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे बउआ कि यहाँ पर यह जो है फिर इसको यदि हम पाइप आगे बढ़ाएंगे तो यह किस में मिल जाएगा, यह फेफड़ा में चला जाता है, जो कि हम लोग जो सांस लेते हैं और जो हवा जाता है वह इसी पाइप के माध्यम से जाता है। ठीक है, जिसको कंठ द्वार कहते हैं। कंठ द्वार से हवा इंटर करता है और श्वास नली होते हुए फेफड़ा में हवा जाता है, तो वह हवा का मार्ग होता है ना। और जो निगल द्वार होता है, निगल द्वार से भोजन प्रवेश करता है और ग्रास नली होते हुए भोजन कहाँ जाता है, भोजन आमाशय में पहुंच जाता है, भोजन पेट में पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए अब एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्या याद रखना है कि यहाँ पर यह जो दोनों जो छिद्र होता है उस छिद्र के जस्ट किनारे पर है ना, मतलब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, एक होता है इपिग्लोटिक्स। क्या होता है, इपिग्लोटिक्स, मांस का संरचना होता है इपिग्लोटिक्स। यही जो इपिग्लोटिक्स है वह गार्ड का काम करता है ना। बताइए यदि यहाँ पर इपिग्लोटिक्स नहीं होगा तो बउआ जब हम खाएंगे तो क्या पता, हो सकता है खाना को जाना चाहिए था किस पे, ग्रास नली में, आप कहीं श्वास नली में पहुंच जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, एक इपिग्लोटिक्स होता है जो कि रास्ता दिखाता है, भोजन को किस रास्ता में भेजता है, ग्रास नली वाला में, और जो श्वास लेते हैं जो हवा होता है उसको श्वास नली में भेजता है। इसका मतलब कि जब भी हम खाना खाते हैं तो जो इपिग्लोटिक्स होता है, जब खाना को निगलते हैं तो इपिग्लोटिक्स श्वास नली को बंद कर देता है और ग्रास नली को खोल देता है, जिसके माध्यम से हमारा भोजन क्या होता है, इस पाइप से होते हुए यहाँ तक ग्रास नली में पहुँच जाता है और ग्रास नली से होते हुए आमाशय में पहुँच जाता है। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो फिर जो इपिग्लोटिक्स है वह इपिग्लोटिक्स किस रास्ता को बंद कर देता है, यहाँ से जो निगल द्वार है उस रास्ता को बंद कर देता है, जो ग्रास नली वाला भाग है उसको बंद कर देता है और हवा होते हुए कहाँ चल जाता है, वह हवा है ना इससे श्वास नली से होते हुए फेफड़ा में पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इपिग्लोटिक्स का काम है ना, क्या करता है, यह ग्रास नली और श्वास नली को क्या करता है, बंद करता है ना, उस नली को खोलने और बंद करने का काम करता है। जो निगल द्वार होता है और कंठ द्वार होता है उसको बंद करने का और खोलने का काम करता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाते खाते है ना कहीं ध्यान अलग चला जाता है, तो इपिग्लोटिक्स है ना दिमाग को कहता है कि भाई साहब किस पाइप को बंद करना है, किस गेट को बंद करना है, किस द्वार को बंद करना है। और जब ब्रेन इसको मैसेज नहीं देता है तो बंद करना था किसको, श्वास नली को, अब बंदे कर देता है ग्रास नली को। तो भोजनमा को जाना चाहिए था किस में, जाना चाहिए था ग्रास नली में, और धोखा से इपिग्लोटिक्स ग्रास नली को बंद कर देता है। तो वह किसके माध्यम से, वह कंठ द्वार के माध्यम से श्वास नली में पहुंच जाता है। और जब यही श्वास नली में पहुंच जाता है भोजन, तो क्या होता है, हिचकी आने लगता है ना, नीचे से प्रेशर मारता है और फिर भोजनमा को क्या होता है, हिचकी आता है, तब भोजन फिर से अपना रास्ता पर, ट्रैक पर आ जाता है। तब फिर से हमारा दिमाग क्या कहता है इपिग्लोटिक्स को कि अब क्या करो, रास्ता चेंज करो। तब फिर इपिग्लोटिक्स क्या करता है ना, हिचकी के बाद इपिग्लोटिक्स फिर श्वास नली को बंद करता है, तो फिर खाना ग्रास नली में पहुंच जाता है। ठीक है बुआ, चलिए तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं बुआ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बुआ आगे है ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली है मतलब कि जो
ग्रसनी है वह ग्रसनी कहाँ आके खुलता है, फिर ग्रास नली में खुलता है। ठीक है, तो आगे है ग्रास नली। देखिए ग्रास नली क्या है, देखिए ग्रास नली क्या है कि यह ग्रसनी और आमाशय को मिलाता है। ठीक है, यहाँ पर मिलाता लिखिएगा, मिलता है गलत है, मिलाता है। मतलब जो ग्रास नली जो है वह ग्रसनी और आमाशय को मिलाता है। यहाँ पर फिगर को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे तो देखिए ई वाला भाग क्या है, ई वाला जो भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, उसको हम लोग ग्रसनी कहते हैं, है ना। यह जो भाग है ई वाला भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आमाशय कहते हैं, जो पेट कहते हैं। तो यही ग्रसनी और यही आमाशय के भाग का जो ये ट्रैक है, ठीक है, इसी ट्रैक को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ग्रास नली कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्रास नली को देखिएगा तो क्या है, ग्रसनी और आमाशय को कथी करता है, मिलाने का काम करता है। ठीक है बुआ, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे है कि इसमें भोजन, देखिए इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। जो हमारा ग्रास नली होता है उसमें भोजन नहीं पचता है, वह सिर्फ भोजन पहुंचाने का रास्ता होता है, माध्यम होता है। ठीक है, इसकी देखिए इसकी पाइप नुमा संरचना होती है ना, पाइप नुमा संरचना होती है। ठीक है, और यह पाइप नुमा संरचना होती है और जा करके कहाँ मिलती है ना, आमाशय में जाकर मिलती है। ठीक है, यह किसका होता है बुआ, यह पाइप नुमा संरचना होती है। इसकी लंबाई याद रखिएगा लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। किसकी लंबाई, यह जो है यहाँ से यहाँ तक जो आप ट्रैक देख रहे हैं, इस ट्रैक को कथी बोलते हैं, ग्रास नली। और यही ग्रास नली का जो लंबाई है बउआ वह 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए यह जाकर आमाशय में खुलती है ना। मतलब यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर देखिए यह आमाशय में आकर यहाँ पर खुल जाती है। कौन, ग्रास नली आमाशय में आकर के खुलती है। ठीक है, चलिए तो इससे आगे हम लोग देखते हैं। अब चलिए आगे है बुआ, आगे है आपका आमाशय, है ना, जिसको हम लोग गांव देहात में पेट कहते हैं, है ना, उसी के बारे में है। देखिए तो यह जो है ऊपर जो पाइप हम लोग देखे थे, वो पाइप मुंह से इस तरीके से पाइप आता था, तो यही पाइप है क्या, जिसको हम लोग ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली बोलिए या इसको ग्रसिका बोलिए, वही है। ग्रास नली बोलिए या इसको ग्रसिका बोलिए, वही। तो आमाशय क्या कहता है, देखिए आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है ना। यह उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। इसकी संरचना, ठीक है, इसकी जो संरचना होता है बुआ, इसकी संरचना थैलीनुमा होती है, थैलीनुमा संरचना होती है। इसकी लंबाई लगभग कितना होता है, 30 सेंटीमीटर की होती है तथा चौड़ाई भोजन के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। लंबाई तो 30 सेंटीमीटर है, लेकिन भोजन यदि नहीं खाए हुए हैं तो उस समय इसका चौड़ाई दूसरा रहेगा, और जब भोजन कस के खा लेंगे तो उस समय इसका चौड़ाई दूसरा हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और देखिए आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा रुकता है ना। जो अब हम लोग भोजन कर लेते हैं तो 3 से 4 घंटा तक भोजन यही आमाशय में रुका हुआ रहता है, और उसमें केमिकल चेंज होता है ना, जिससे कुछ भाग जो भोजन का पचना चालू होता है, पेट में भी कुछ भाग है ना पचता है। 3 से 4 घंटा हमारा भोजन किस में रहता है, पेट में रहता है। अब देखिए बुआ कि आमाशय के 3 भाग होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला भाग को बोलते हैं बुआ कार्डियक, दूसरा को बोलते हैं फंडिक, और तीसरा को बोलते हैं पैलोरिक। ठीक है, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं कि किसको क्या बोलते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर वाला जो भाग है ना, आमाशय के ऊपर वाला जो भाग है, इस ऊपर वाला भाग को हम लोग बोलते हैं कार्डियक। और जो बीच वाला भाग है ना, इस बीच वाला भाग, इस आमाशय के बीच वाला भाग को हम लोग बोलते हैं क्या, फंडिक या फंडस, है ना। और जो नीचे वाला भाग होता है आमाशय के नीचे वाला भाग, उस नीचे वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, पैलोरिक। ठीक है, तो जो आमाशय हो गया, आमाशय के 3 भाग है। पहला भाग हो गया बुआ कार्डियक, जो ऊपर वाला को बोलते हैं, और बीच वाला को बोलते हैं क्या, फंडिक, और नीचे वाला को बोलते हैं हम लोग पैलोरिक, है ना। और याद रखिएगा यही जो पैलोरिक वाला रीजन है, जो आमाशय के निचला भाग है, उसी से जठर रस निकलता है ना, जठर रस निकलता है। इसको हम लोग देखते हैं आगे।
है ना। तो चलिए देखिए, जो फिलोपियन ग्रंथि है, क्या है, फिलोपियन ग्रंथि, जिसको फेलोपियन बोलते हैं, जो फ्लैपियन है, यहाँ पर टाइप थोड़ा सा गलत है, फेलोपियन ग्रंथि। फ्लैपियन जो यहाँ पर ग्रंथि होती है, उससे 2 प्रकार के जठर रस स्रावित होता है, ठीक है। यहाँ पर जो नीचे वाला भाग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलोरिक, तो इस पैलोरिक वाला रीजन से, है ना, 2 प्रकार के रस निकलता है, ठीक है, जठर रस निकलता है। पहला जो हो गया बुआ पेप्सिन, क्या हो गया, पेप्सिन, है ना। पहला जो होता है पेप्सिन, यह प्रोटीन को क्या करता है, पचाता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। और एक और निकलता है जिसका नाम है रेनिन, है ना। रेनिन क्या होता है कि यह दूध को पचाने में सहायक होता है ना। जो हमारा जठर ग्रंथि से जो रस निकलता है, एगो पेप्सिन और एगो रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है, लेकिन याद रखिएगा यह प्रोटीन को कंप्लीट नहीं पचाता है, आधा अधूरा पचाता है ना। उसके बाद रेनिन जो है वह दूध को पचाता है, ठीक है। जैसे हम लोग यदि देखेंगे कि जो बच्चा होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं, वह यदि माँ का दूध पी लिया और थोड़ा देर के बाद देखते हैं कि उल्टी करता है, तो उल्टी करने के बाद दूध का क्या बनाता है, दही टाइप का बना हुआ होता है ना। तो वही जो है दूध को दही की तरफ बनाने का काम कौन करता है, रेनिन करता है ना। रेनिन, वही रेनिन पचाने का काम करता है, ठीक है। और रेनिन जो होता है बुआ, वह बच्चा में सबसे ज़्यादा बनता है रेनिन। क्यों, क्योंकि बच्चा तो एनी टाइम दूध पीते रहता है, जो छोटा जो बच्चा होता है, बेबी होता है, और उसको तो पचाने के लिए रेनिन चाहिए। तो छोटा जो बच्चा होता है उसमें रेनिन की मात्रा ज़्यादा होता है। और जिस प्रकार धीरे 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 एज बढ़ते जाता है, तो यह रेनिन शरीर से क्या होता है, शरीर में इसका मात्रा धीरे धीरे कमते हुए जाता है, और वृद्धा आने पर इसका बहुत ज़्यादा कम जाता है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो वृद्ध आदमी होते हैं, जो एजेड आदमी होते हैं, उनको दूध नहीं पचता है। कारण क्यों, क्योंकि उनको शरीर से रेनिन का निर्माण नहीं हो रहा है। उसका जो जठर ग्रंथि है वह रेनिन का निर्माण करने की क्षमता खो देता है ना। एज होता है उस तरीके से वह धीरे धीरे कम जाता है ना। इसीलिए जो एजेड आदमी होते हैं, जो बूढ़ा व्यक्ति होते हैं, उनको दूध नहीं पचता है, ठीक है बुआ। चलिए, तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ आया होगा, ठीक है। चलिए इससे आगे देखिए, एक नोट है बड़ा इंपॉर्टेंट कि रेनिन छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा स्रावित होता है। सबसे ज़्यादा रेनिन छोटा बच्चा में बनता है, ये तो हम अभी समझा दिए, ठीक है। अब देखिए, जो अमाशय जो है, अमाशय के ऑक्सीटिक कोशिका, है ना, से HCl अम्ल स्रावित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट यह अम्ल है ना, जिसको पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हमारे अमाशय है, जो पेट है, उसी अमाशय में एक क्या होता है, ऑक्सीटिक कोशिका होता है, और उसी ऑक्सीटिक कोशिका से HCl अम्ल का निर्माण होता है, और वहीं से स्राव भी होता है, ठीक है। तो HCl अम्ल स्राव किस कोशिका से होता है, वह ऑक्सीटिक कोशिका से होता है ना। अब देखिए, यह जो HCl जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बुआ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पेट में यदि HCl अम्ल का निर्माण नहीं होगा तो जुनून हो जाएगा। क्या होगा कि सपोज करिए कि हम भोजन को खाते हैं, ठीक है, खाते हैं, तो भोजन खाते हैं तब मुंह में जो लार है, ठीक है, वह लार सपोज करें कि भोजन खा लिए, और भोजन के साथ साथ बहुत ऐसे क्या पता बैक्टीरिया वगैरह आए, है ना। तो मुंह में जो है, मुंह में हालांकि एक और एंजाइम का निर्माण होता है जो कि बैक्टीरिया को मारने में सहायक होता है ना, ठीक है। और उसके बाद जो बैक्टीरिया बच गया, सपोज करिए कि बैक्टीरिया बच गया, और वह बैक्टीरिया धीरे से हमारे कहाँ आ जाएगा, पेट में आ जाएगा, अमाशय में आ जाएगा। और यदि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण नहीं होगा तो बैक्टीरिया तो हमारे शरीर में हानि पहुंचा देगा, वही बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम करता है, और साथ साथ भोजन को अम्लीय भी बनाने का काम करता है ना। और यह जो HCl होता है बुआ, क्या है, HCl एक अम्ल है, और अम्ल है तो बताइए, अम्ल तो जलता हुआ रहता है, जलता है ना, इसका मतलब है ना, अम्ल भोजन को क्या कराता है, एकदम जला देता है। जब हमारा पेट में भोजन पहुंचता है तो यह जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरा जला देता है ना। जब उल्टी होता है तो आप अनुभव भी इसका किए होंगे
कि कभी काल नाक से आ जाता है जो उल्टी होता है तो नाक से जब आता है ना उल्टी, तो नाक का कुछ भाग क्या होता है, जलन महसूस करता है, जलने लगता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, यह HCl पेट में निर्माण हो रहा है अमाशय में, जिसके कारण वह जलाता है। अच्छा, इसका मतलब तो यह बड़ा गजब की बात हो गया कि पेट में क्या है, HCl बन रहा है, तो पेट में भोजन को जलाता है, इसका मतलब एकदम गजब एसिडिक बना देता है। तो फिर यह हमारे पेट के दीवार को क्यों नहीं जला पाता है, पेट के दीवार को क्यों नहीं जलाता है? पेट के दीवार को इसलिए नहीं जला पाता है बुआ, क्योंकि पेट के दीवार में यानी अमाशय के दीवार में म्यूकस का निर्माण होता है, और वही म्यूकस अमाशय की दीवार को जलने से बचाता है, जो कि HCl जलाता है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है HCl का, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं बुआ HCl का कार्य देखते हैं, ठीक है। देखिए, यह भोजन के साथ मिलकर अपने लार की मात्रा को खत्म कर देता है। जो भोजन में जो हम लोग गिलते हैं, निगलते हैं, उसमें तो लार होता है, वही लार की मात्रा को कम कर देता है, ठीक है। उसके साथ साथ यह भोजन के साथ मिलकर हानिकारक बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देता है ना। जो भोजन के साथ जो हम लोग बैक्टीरिया वगैरह जो आया है ना, भोजन के साथ उसको ही मारने का काम करता है। उसके साथ साथ हुआ कि यह भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है तथा भोजन को पचाने में भी मदद करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कितना बार पूछा गया है क्वेश्चन बोर्ड में, आप प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए हमारे अमाशय में HCl का क्या कार्य है ना। तो आपको ये सब पॉइंट बाय पॉइंट लिखना होगा, ठीक है बुआ। चलिए हम लोग इससे अब आगे देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं बुआ। देखिए हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए, यहाँ से हम लोग मुख के बारे में पढ़ लिए, मुख गुहा के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग ग्रसनी के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद ये टोटल क्या हो गया, यह टोटल हो गया अपना है ना ग्रास नली को भी पढ़ लिए। उसके बाद क्या है, अमाशय है, पेट है, अमाशय के बारे में भी पढ़ लिए है ना। तो ये कंप्लीट हम लोग एक ट्रैक बाय ट्रैक पढ़ते हुए आ रहे हैं। कंप्लीट ये सब पढ़ लेंगे और नीचे तक आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, जो पाचन तंत्र है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बारी है किसका, अब बारी है लीवर का, ठीक है। यहाँ से लीवर, तो अब हम लोग बुआ लीवर को पढ़ते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप सीरीज आप याद रखिएगा, ठीक है, कि किसके बाद कौन है, किसके बाद कौन आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लीवर के बारे में पढ़ते, चलिए तो हम लोग लीवर के बारे में पढ़ते हैं बुआ। देखिए क्या है, यकृत है ना, यकृत लीवर है ना। लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है लिखा हुआ कि यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर है। इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। कितना होता है, 1.5 kg। यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा बुआ, यहाँ पर 5 होगा, ठीक है। इसको 5 करिएगा। इसका वजन कितना होता है, इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है, ठीक है। चलिए अब क्या करता है, देखिए लीवर का लोकेशन हम देख सकते हैं, यहाँ पर है लीवर, ठीक है, यहाँ पर लीवर है। ये क्या है, ये है हमारा अमाशय जो अभी पढ़ चुके हैं, और जस्ट इसके ऊपर क्या होता है, लीवर होता है, ठीक है। और लीवर से सटा हुआ जो आपको यह ग्रीन टाइप के दिख रहा है, इसको हम लोग पित्त बोलते हैं, है ना, पित्त बोलते हैं, ठीक है, पित्ताशय है। अब हम लोग देखते हैं बुआ कि यकृत का कार्य देखते हैं, है ना। लीवर का क्या काम है, देखिए यकृत आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदल देता है। यह कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, वसा में बदलने का काम करता है। ज़रूरत पड़ने पर इन वसाओं को पुनः कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। मतलब जो यकृत है बुआ, वह कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदलता है तथा वसा को कार्बोहाइड्रेट में भी बदलने का काम करता है, ठीक है। चलिए इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यकृत जो है अमोनिया को किस में बदलता है, यूरिया में बदलता है। साथ ही साथ अगला पॉइंट है कि यह विटामिन ए को संश्लेषित तथा विटामिन ACD को संचय करती है। मतलब जो विटामिन ACD है उसको ही स्टोर करके है ना रखने का काम किसका है, लीवर का है, ठीक है। अगला है बुआ
कि यकृत से 2 प्रकार के प्रोटीन का स्राव होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा है ना, देखिए जो ऊपर है सबसे पहले हम लोग देखे हैं मुख गुहा। तो मुख गुहा में क्या क्या पाचन हुआ था? वहाँ पर आधा पाचन हुआ था कार्बोहाइड्रेट का, आधा पाचन हुआ था किसका? फैट का, वसा का। उसके बाद भोजन कथी में आया था? पेट में आया था, आमाशय में आया था। और आमाशय में किसका पाचन हुआ था? प्रोटीन का पाचन हुआ था, आधा अधूरा, है ना। और फिर भोजन आगे आता है तो पचाने में कौन सहायक होता है? लीवर, है ना, यकृत। और यकृत से क्या निकलता है? 2 प्रकार के प्रोटीन होता है। एक होता है बुआ हिपैरिन और दूसरा होता है फाइब्रिनोजेन। ठीक है, एक होता है हिपैरिन और एक होता है फाइब्रिनोजेन। जो हिपैरिन होता है यह शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, हिपैरिन। उसके साथ साथ जो फाइब्रिनोजेन है यह शरीर के बाहर रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, उसके साथ साथ बुआ यह पित्त रस बनाता है। कौन? लीवर पित्त रस बनाता है और पित्त रस बना करके यह जो है पित्ताशय में डाल देता है। ठीक है, और जब पित्ताशय में डाल देता है तो यहाँ से पित्त रस क्या होता है? धीरे से आगे घूमे आता है ना। और उधर से क्या आता है? भोजन आता है। ठीक है, तो हम लोग आगे इससे आगे वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार भोजन आगे आता है। तो अगला ट्रैक हम लोग किस प्रकार देखेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। चलिए आगे देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें पित्त का निर्माण होता है ना। कौन करता है? यह लीवर यकृत पित्त का निर्माण करता है। ठीक है, अगला है बुआ कि यह रक्त के ताप को नियंत्रण करता है। ठीक है, रक्त में जो टेम्परेचर होता है उसको भी नियंत्रण कौन करता है? लीवर करता है। उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति जहर खाकर मरता है तो इसकी पहचान यकृत से होती है, याद रखिएगा, है ना। यकृत से पहचान कर लिया जाता है कि व्यक्ति जहर खा के मरा है कि ऐसे ही मरा होगा, है ना, या कोई प्रॉब्लम से मरा है। ठीक है, इससे पता चल जाता है। तो याद रखिएगा, है ना, लीवर के बारे में इतना पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है बुआ, क्वेश्चन यदि आता है कि मानव लीवर के बारे में बताइए तो इस सब बात को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं लीवर को और अच्छा तरीका से। ठीक है, चलिए, ये क्या है बुआ? यह है लीवर। देखिए इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? वेन होते हैं, नस होते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? ये क्या है? यह पित्ताशय। लीवर पित्त को बना करके पित्ताशय में डालता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? हमारा यह आमाशय हो गया, है ना। और यह धीरे धीरे आएंगे तो क्या हो गया? यह हमारा आंत हो गया। ठीक है बुआ, क्या है? आंत है। और पीछे जो है यह जो यहाँ पर दिख रहा है यह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है, अग्नाशय को भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट वाला वीडियो में। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग वीडियो यहीं तक रखते हैं, है ना। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।